नमस्कार दोस्तों, प्रोक्सिमा एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान करंट अफेयर्स। उसमें अपन अक्टूबर का करंट अफेयर्स देख रहे थे। कौन सा? अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स देख रहे थे। इसकी 3 क्लासेज हो चुकी थी, है ना। आज चौथी क्लास है और इसमें राजस्थान का जितना भी करंट अफेयर्स है उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। अपन 90 क्वेश्चन कर लिए थे, इसके बाद में 91वां क्वेश्चन है। एक चीज अगर आपके माइंड में है कि क्या इन क्वेश्चन से काम चल जाएगा, इन क्वेश्चन से काम तो चल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ साथ अगर थ्योरी भी अपन पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और थ्योरी के लिए आप कोई भी एक मैगजीन उठा सकते हो, किसी भी कोचिंग की, है ना। अगर आप किसी कोचिंग की मैगजीन उठाना चाहो तो जैसे किसी भी कोचिंग की एक मैगजीन उठा सकते हो, या फिर जो क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी, वो सबसे बेस्ट है। किसी भी कोचिंग मैगजीन से भी बेस्ट है क्रोनोलॉजी अभी तक, है। मूमल भी देख सकते हो इसका विकल्प के तौर पे, तो क्रोनोलॉजी या मूमल दोनों आप देख सकते हो। बाकी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने यहाँ पर क्वेश्चन अपन करवा ही रहे हैं, है ना। बाकी अगर आप क्रोनोलॉजी और मूमल की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो उसको सरल बनाने के लिए किसी कोचिंग मैगजीन का भी सहारा ले सकते हो। ठीक है, अपना क्वेश्चन है 91। मंथन 2025 क्या है ना? तो मंथन 2025 क्या है? देखो, जयपुर में जो राजस्थान लेखा परिषद है उसने एक पेपर लिया। क्या लिया? पेपर लिया। किनका? जो RSCS है उनका, राजस्थान लेखा सेवा के जो अधिकारी है उनके पेपर लिए, जो RSCS है ना। और इनका क्या किया? इनका पेपर लिया, इनमें से 3 लोगों को, जो 3 लोगों ने टॉप किया 1 2 3, उनको भेज दिया दुबई पढ़ने के लिए। कहाँ पर? दुबई। कहाँ पढ़ने के लिए भेजा? दुबई, है ना। तो इस जो प्रोसेस थी, ये सारी प्रोसेस, इसको बोला मंथन। क्या करना है? मंथन करना है। किसका? राजस्थान लेखा सेवा के जो अधिकारी है उनके विशेष परीक्षा आयोजन की उनके लिए, है ना। किसने की? राज्य जो लेखा सेवा है, लेखा सेवा परिषद जयपुर, उन्होंने पेपर लिया था और 3 अधिकारियों को चयन किया और उनको उच्च अध्ययन के लिए कहाँ पर भेजा? अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के लिए दुबई भेजा है ना। तो मंथन 2025 क्या है? तो कोई पूछे तो अपने को क्या बताना है? ये कोई मिशन का नाम नहीं है, ये क्या है? ये प्रतियोगिता परीक्षा का नाम है। ठीक है, तो राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों हेतु आयोजित विशेष प्रतियोगिता परीक्षा, यह है मंथन 2025। ठीक, मंथन 2025 क्या है? राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों के लिए राजस्थान लेखा सेवा परिषद जयपुर द्वारा आयोजित एक विशेष प्रतियोगी परीक्षा है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 अधिकारियों को कहां पर भेजेंगे? दुबई भेजेंगे। किस लिए? उच्च अध्ययन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन का अवसर उनको दिया जाएगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कितने नवीन जिलों में जिला विधिक प्राधिकरण स्थापित करना है? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्थापित करना है, यानी अपने को न्याय का त्वरण करना है ना। न्याय त्वरित रूप से मिलना चाहिए, इसके लिए अपने को विधिक सेवा प्राधिकरण गठित करना होगा। कितने जिलों में गठित करना होगा? देखो, पहले कितने? पहले 33 जिलों में पहले से हैं। अब जिले कितने हो गए? अब जिले हो गए 41। 8 जिले बढ़ गए, तो इन 8 जिलों में भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इन 8 जिलों में क्या करना पड़ेगा? जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है इसकी स्थापना करनी पड़ेगी। तो कितने जिलों में करना पड़ेगा? 8 जिलों में इसकी स्थापना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो नॉर्मल से अपना आइडिया लगा सकते हैं कितने? 8 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना अपने को करनी पड़ेगी। आमजन को सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने 8 जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा की स्थापना की है। ठीक है, ये वापिस विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार औद्योगिक विकास के माध्यम से कितने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने का लक्ष्य किया गया? अपने इस बुकलेट का पहला नंबर का क्वेश्चन था ये बुकलेट, इसका टेलीग्राम चैनल और जो आम्र प्रेप जिसके द्वारा ये PDF बनाई गई है, उन दोनों का टेलीग्राम का लिंक मैंने
जो यूट्यूब है उसके डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक वीडियो में दे रहा हूँ, है ना। तो आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो विकसित राजस्थान @ 2047 विजन डॉक्यूमेंट है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो डिटेल में 2-3 पेजों में था, है। उसको क्या है, उसी के आधार पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। और अब तक ये विकसित राजस्थान के कम से कम इसी पीडीएफ में 93 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन वो आ चुके हैं, है ना। अपने को पूछा क्या है कि औद्योगिक विकास के माध्यम से कितने रोजगार विकसित करने का टारगेट लिया गया है। तो कितने रोजगार का टारगेट लिया है, उन्होंने बोला कि अपन क्या करेंगे, 1 करोड़ से अधिक रोजगार क्या करेंगे, विकसित करेंगे। किसके द्वारा, कुछ तो प्रत्यक्ष और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और क्या था इसमें, शिक्षा के बारे में बात हुई क्या, विकसित राजस्थान के लिए शिक्षा जरूरी है। तो शिक्षा के बारे में क्या बात हुई थी इसमें कि अपन क्या करेंगे, 2047 तक 100% स्कूली नामांकन को बढ़ावा देंगे। इसको 100% स्कूली नामांकन को बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य के लिए 3 चीजों पे इसने बात की थी कि जो मातृ मृत्यु दर है वो अभी कितनी है, 87 है। उसको अपने को कितने तक लेके आना है, उसको अपने को 15 तक लेके आना है। शिशु मृत्यु दर अभी कितनी है, 30 है, उसको अपने को 10 तक लेके आना है। जीवन प्रत्याशा कितनी है, अभी 69.4 है, उसको अपने को जीवन प्रत्याशा को कितना लेके जाना है, 77 तक लेके जाना है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात की। विकसित राजस्थान रोड मैप में ऊर्जा क्षेत्र के बारे में क्या बात हुई कि यार अभी तो अपन कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी अपन केवल 34-35 गीगावाट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा में। इसको बढ़ा के कितना लेके जाना है, इसको बढ़ा के 290 गीगावाट अपने को प्रोड्यूस करना है, ताकि राजस्थान क्या करे, ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त हो सके, ठीक है। तो ये ऊर्जा क्षेत्र के बारे में बात हुई। निर्यात को क्या करना है, निर्यात को 5 गुना करना है ना। ये सब बातें इसमें की गई थी। इकोनॉमिक लक्ष्य भी रखे गए थे इसके कुछ, है ना। इसके कुछ आर्थिक लक्ष्य भी थे, इस डॉक्यूमेंट में कुछ आर्थिक लक्ष्य भी थे। एक लक्ष्य तो था जो दीर्घकाल तक का था, यानी विकसित भारत की दर 2047 वाला जो फॉर्मेट है उसमें चल रहा था कि राजस्थान को 2047 तक कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है राजस्थान को। कितनी की, 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनानी है, ठीक है। और 2028-29 तक का कितना टारगेट लिया, 2028-29 तक का टारगेट लिया था अपन ने 350 बिलियन डॉलर का। कितने की अपने को इकोनॉमी बनानी है, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है, ये आर्थिक टारगेट थे। तो क्वेश्चन क्या था कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार कितने सर्जित करने, तो 1 करोड़ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार युवाओं के लिए सर्जित करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिसी भी अपन ने पढ़ी हुई है ना। राज्य सीवरेज और वेस्ट वाटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत सभी स्थानीय निकायों को कितने वर्षों के लिए सिटी सैनिटेशन प्लान तैयार करना होगा, है ना। कितने वर्षों का सिटी सैनिटेशन प्लान उनको बनाना होगा। ये देखो, पहले इस पॉलिसी का मैंने नाम क्या दिया, इस पॉलिसी को अपन ने क्या नाम दिया, 100% पॉलिसी। क्या नाम है, 100% पॉलिसी। क्यों 100% पॉलिसी, क्यों, पहली चीज 100% परिवार, 100% जो परिवार है उनको किससे, अपने को सैनिटेशन से जोड़ना पड़ेगा, सीवरेज से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो प्रत्येक शहर है उसके 100% हिस्सों को किससे, सीवरेज से अपने को जोड़ना पड़ेगा। साथ में 100% क्या करना पड़ेगा, इसमें 100% जो भी अपशिष्ट प्राप्त होंगे उनका पुनर्चक्रण प्राप्त करना पड़ेगा। 100% जो जल है उसका पुनर्भरण करना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रीयूज करना पड़ेगा। इसलिए हर चीज इसमें क्या थी, 100% थी इस पॉलिसी में। साथ में इसमें कहा गया था कि स्थानीय निकायों को क्या करना पड़ेगा, सिटी सैनिटेशन प्लान बनाना पड़ेगा। सभी स्थानीय शहरी निकाय जैसे नगर निगम, नगर परिषद या जेडीए वगैरह जो भी है, इनको क्या करना पड़ेगा, जो भी स्थानीय निकाय, शहरी स्थानीय निकाय, इनको सिटी सैनिटेशन प्लान बनाना पड़ेगा। कितने वर्षों को सिटी सैनिटेशन प्लान बनाएंगे, क्या 50 वर्ष का बना ले, नहीं, 30 वर्षों का बनाना पड़ेगा। कितने सालों का, 30 वर्षों का सिटी सैनिटेशन प्लान बनाना पड़ेगा। ये दीर्घकाल के रूप में, ये कैसी है, दीर्घकाल के रूप में। तो कम समय के लिए बनाना पड़ेगा क्या, हाँ, कोई भी योजना है, कोई भी प्लान वो कम से कम 5 साल के लिए
बनाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आप अल्पकालीन अवधि के लिए अगर बना रहे हो तो 5 साल का बनाओ, और दीर्घकाल बना रहे हो तो 30 साल का सिटी सैनिटेशन प्लान आपको बनाना पड़ेगा। ये योजना सही थी कब? 31 अगस्त 2025 को लागू हो गई थी ये पॉलिसी, ठीक है ना। अपन आगे चलते हैं। तो कितने वर्षों का? 30 वर्षों का एक क्या बनाना पड़ेगा? सिटी सैनिटेशन प्लान बनाना पड़ेगा, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों को, ठीक है, जो भी स्थानीय निकाय है। ये क्वेश्चन भी अपन देख चुके हैं। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार बिना अनोखिया मछली पकड़ने पर पहली बार अपराध करने पर कितना जुर्माना लगाया गया है ना? एक मिनट। मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार बिना अनुज्ञा मछली पकड़ने पर पहली बार अपराध करने पर कितना जुर्माना लगाए? देखो, मछली पकड़ने के लिए भी चाहिए लाइसेंस। क्या चाहिए? लाइसेंस। अगर आपने लाइसेंस नहीं लिया तो कोई भी तालाब है वहां पर गए और मछली पकड़ने लग गए, जाल फैलाया, मछली पकड़ने लग गए, और मछली पकड़ने के लिए क्या हुआ, उस तालाब में क्या है, जहरीले पदार्थ छोड़ दिए, कोई विस्फोटक सामग्री यूज कर ली, है ना। ऐसी चीजों से अपन क्या कर रहे हैं, अवैध रूप से मछली का जो ये मछली पकड़ रहे हैं, राजस्थान सरकार की तो आई इसमें घट जाएगी। तो उससे क्या है, लाइसेंस लेना जरूरी है, नहीं तो अवैध तरीके से अगर आप कर रहे हो तो उसमें आपको पनिश किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम था 1953, है ना, उसमें संशोधन किया गया है। 1953 में क्या था, अब क्या है, वो दंड का प्रावधान है। क्या है? दंड। 1953 वाले में क्या दंड था, और जो 2025 वाला है इसमें क्या दंड है? यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहली बार अगर आप कर रहे हो, पहली बार अगर आपने ये अपराध किया है ना, कि गैर कानूनी रूप से मछली पकड़ी है, तो आपको 500 रुपए का जुर्माना था पहले। बहुत कम था, इसको बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, आप कर दिया 25,000 रुपए का जुर्माना। कितना? अगर आपने पहली बार ये कार्य किया है तो 25,000 रुपए का आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगर आपने ये दूसरी बार किया है तो पहले क्या था, पहले था 1,000 रुपए का जुर्माना। कितने का? 1,000 रुपए का जुर्माना। तो वो लोग बार बार करते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, इस जुर्माने को बढ़ा के कर दिया 50,000, प्लस दूसरी बार किया है तो 6 माह की जेल। 50,000 रुपए का तो जुर्माना और 6 माह की जेल इसमें कर दी गई है। तो ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा था? 1953 का कानून था, उसमें संशोधन करके 2025 में किया गया। 8 सितंबर 2025 में ये संशोधन किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, पहली बार अपराध करने पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा? तो कितना लगाया जाएगा? 25,000 रुपए। दूसरी बार कर रहे हो, पहले 500 थे, उसको 50 गुना कर दिया, कितने? 25,000 रुपए। पहले 1,000 रुपए थे, उसका 50 गुना कर दिया, कितना? 50,000 रुपए, प्लस 6 माह की कैद दूसरी बार करने में, ठीक है। इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखो, अवैध मत्स्य आखेट को रोकने के लिए बनाई गई संशोधित विधेयक में दंड राशि में भारी वृद्धि की हुई। कितनी वृद्धि? 50 गुना वृद्धि की गई है। अब बिना अनुमति की मछली पकड़ने पर पहली बार 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जो पहले मात्र कितना था? 500 रुपए था। दूसरी बार पे कितना जुर्माना लगाया गया? 1,000 रुपए था दूसरी बार में, अब उसको 50,000 रुपए कर दिया गया, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 25,000। ये भी अपन ने देख लिया, शुरू के 8-10-20 क्वेश्चनों के अंदर ही ये सारे थे, है ना। ये अध्यादेश थे, राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अध्यादेश 2025 के अनुसार श्रमिकों के लिए ओवर टाइम की अधिकतम सीमा कितने घंटे तय की गई है, कि जो श्रमिक है ना कितने घंटा ओवर टाइम कर सकता है। देखो, राजस्थान दुकान और वाणिज्य संस्थान अध्यादेश, इसमें क्या कहा गया कि श्रमिक पहले 9 घंटे काम करते थे। जो श्रमिक की बात है, जो वयस्क श्रमिक है उनकी बात, 9 घंटे काम करते थे, अब आप 10 घंटे काम कर सकते हो। कितने? 10 घंटे काम कर सकते हो, ठीक है। दस घंटे आप काम कर सकते हो, लेकिन एक सप्ताह में कितने घंटे? एक सप्ताह में पहले भी कितने थे? 48 घंटे। कितने? 48 हार्स कर सकते हो पहले भी, और अब भी एक सप्ताह में कितने कर सकते हैं? 48 हार्स ही कर सकते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 3 माह में
ओवर टाइम करवा रहा है, और 3 माह में कितना ओवर टाइम कर सकते हैं? अब 3 माह में 144 आवर्स, कितने? 144 घंटे आप ओवर टाइम कर सकते हो। कितने? 144 आवर्स ओवर टाइम कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवर टाइम होगा। ये किसके लिए है? ये सब वयस्कों के लिए है, जो 18+ है। इसमें और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यार जो बालक है उसकी परिभाषा इसमें डिफाइन की गई। पहले जो कानून था 2016 वाला, उसमें बालक क्या था? उसमें बालक था 12 से 15 वर्ष का। उसमें बालक कितने था? 12 से 14 वर्ष का, है ना? ये 12 वर्ष तक का बालक था, 12 वर्ष तक का बालक था। अब इसको बढ़ा दिया गया और बालक की लिमिट ऐड कर दी 14 वर्ष। कि 14 वर्ष से जो छोटा छोटा है ना, वो बालक है। पहले किशोर क्या था? पहले किशोर था 12 से 15 वर्ष वाला किशोर था। जो 12 से 15 वर्ष है वो किशोर है। अब इसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी, 14 से 18 वर्ष वाले को किशोर बता दिया गया। तो बालक पहले 12 वर्ष तक का बालक था और 12 से 15 तक का किशोर था। अब बालक को तो 14 वर्ष तक बोलिए कि 14 वर्ष से जो छोटा छोटा है वो बालक है। और किशोर कौन है? जो 12 से 15 वर्ष वाला है वो पहले किशोर था, अब 14 से 18 वर्ष वाला किशोर कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें ओवर टाइम का पूछा है, ओवर टाइम का अपन ने बता दिया इसमें। तो एक तिमाही में ओवर टाइम करने की अधिकतम अवधि 148 घंटे निर्धारित की गई है। और अगर ओवर टाइम करवा रहा है तो ओवर टाइम के दौरान भुगतान कितना देना होगा? 2 गुना भुगतान देना होगा। ठीक है, ये भी अपन ने कर लिया था। सहकार सदस्यता अभियान है। सहकार सदस्यता अभियान के अंतर्गत कितनी पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों को नवीन पैक्स बनाए गए? तो ज्यादातर क्वेश्चन अपने कौन से आ रहे हैं? रिपीटेड आ रहे हैं। इस अपना रिवीजन भी साथ का साथ हो रहा है। इस सहकार सदस्यता अभियान कब से कब तक लगा था? अपन ने बात की थी कि सहकारिता की बात कौन करता है? महात्मा गांधी जी। तो 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, है ना? कब तक लगा? 15 अक्टूबर तक की बात थी कि 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान लगाएंगे। लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया, और कब तक बढ़ा दिया? 22 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर तक इसको आगे बढ़ा दिया गया था। क्या था सहकार सदस्यता अभियान? कि जो भी सहकारी समिति है, सहकारी समिति में जो सदस्य संख्या है, सदस्य संख्या, उसमें क्या करेंगे? 10% की वृद्धि करेंगे, है ना? क्या करेंगे? 10% की वृद्धि करेंगे। जितनी भी सहकारी समिति है ना, वहां पर सदस्य संख्या में कितनी वृद्धि करेंगे? 10% की वृद्धि करेंगे। ये था सहकार सदस्यता अभियान में। अब इनके लिए सहकार क्या लगाएंगे? अपन कैंप लगाएंगे। तो कैंप कहाँ लगाएंगे? जितनी भी PSCS है, जितनी भी, यानी जो प्राथमिक कृषि साख समिति है, प्राथमिक कृषि ऋण समिति है, वहां पर लगाएंगे जितनी भी PSCS। कितनी है राजस्थान में PSCS? राजस्थान में 8300 PSCS। कितनी? 8300 PSCS है, यानी टैक्स इसको बोलते हैं, पैक्स बोलते हैं, है ना? कितनी है? 8300 पैक्स है। वहां पर क्या लगा दिया? ये सहकारी समिति के सदस्य संख्या के लिए कैंप लगा दिए। लेकिन ये 8300 थी, इसके अलावा 2158 ग्राम पंचायत ऐसी भी थी जहां पर कोई पैक्स काम नहीं करता था, यानी उनको पैक्स विहीन ग्राम पंचायती थी 2158। तो सहकार सदस्यता अभियान में क्या जोड़ा गया कि जो 2158 ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां पर पैक्स नहीं है, वहां पर अपन क्या करेंगे? पैक्स का गठन करेंगे। ये तो अपना क्वेश्चन है क्या कि राजस्थान सहकार सदस्यता अभियान में कितनी पैक्स विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स बनाए जाएंगे? कितनी ग्राम पंचायतें बनाई जाएंगे? तो 2158 ग्राम पंचायतों में पैक्स बनाए जाएंगे। पैक्स क्या होता है? प्राथमिक कृषि साख समिति, है ना? जहाँ पर अपन क्या करते हैं, गाँव में बोलते हैं ना कि यार सोसाइटी से लोन ले लिया, है ना? इस सोसाइटी से 20,000 को लोन ले लिया, सोसाइटी से 15,000 का लोन ले लिया। तो सोसाइटी क्या है? पैक्स है, प्राथमिक कृषि साख समिति है। ठीक है, तो कितने ग्राम पंचायतों में? 2158 ग्राम पंचायतों में प्राथमिक कृषि साख समिति, प्राथमिक कृषि ऋण समिति, सोसाइटी, है ना, नवीन पैक्स गठन किया जाएगा।
जबकि 83 अपेक्स अपने पास पहले से थी, है ना, तो वहां पर कैंप लगाए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ 14 सितंबर को कहां से किया गया? गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ किसने किया था? वासुदेव देवनानी जी किया था, है ना, जो अपने विधानसभा स्पीकर है वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने किया था गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ। कब से? 14 सितंबर को। कहां से किया गया था? इन्होंने किया गया था सांचौर जालौर से। कहां से किया? सांचौर जालौर से किया। क्या है ये गो कृषि जीवन अभियान? मतलब जो कृषि है ना, उसको गाय के आधारित करना है, गाय के गोबर का यूज करना है ना, गाय के गोबर से, गाय के मलमूत्र से, इनसे अपने को क्या बनाना है? अपने को प्रोडक्ट बनाना है। जो गोबर है उसको एक अच्छी खाद के रूप में विकसित करना है, एक प्राकृतिक खाद के रूप में विकसित करना है, और उससे कृषि करनी है ना। तो ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, तो जैविक खेती की तरफ रुझान था इसका। किसने चलाया था? तो ये थे वासुदेव देवनानी जी ने चलाया था। गौ संरक्षण और कृषि में गोवंश का महत्व बढ़ाना है, कृषि में गोवंश का महत्व बढ़ाना है, इसके लिए गो कृषि जीवन अभियान का शुभारंभ 14 सितंबर को सांचौर जालौर से किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के कुलगुरु कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर के नए कुलगुरु कौन बनाए गए हैं? तो देखो, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, इसके कुलगुरु कौन बनाए गए? डॉक्टर गोविंद साय शुक्ला, इनको बनाया गया। प्रताप सिंह, अपनी बात हुई थी कि प्रताप की अपनी पूरी एक लिस्ट पड़ी थी, उसमें प्रताप सिंह को किसका आगे बनाया गया था? कि प्रताप कौन? महाराणा प्रताप। प्रताप कौन? महाराणा प्रताप। याद रखने के लिए, है ना, प्रताप कौन सा? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप कृषि एवं जो तकनीकी यूनिवर्सिटी है उदयपुर, वहां का कौन थे? प्रताप सिंह जी वहां के थे। इस क्वेश्चन का आंसर तो गोविंद साय शुक्ला जी, ठीक है ना। सुमंत व्यास, डॉक्टर सुमंत व्यास को कहाँ का गुरु बनाया गया? तो इनको बनाया गया था जो बीकानेर का कृषि यूनिवर्सिटी है, उनका कृषि यूनिवर्सिटी बीकानेर का बनाया गया था, कृषि एवं तकनीकी यूनिवर्सिटी बीकानेर। ठीक है, और जो विमला डुकवाल है उनको कृषि यूनिवर्सिटी का कोटा, कृषि यूनिवर्सिटी कोटा का बनाया गया। किसको? विमला डुकवाल को। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? गोविंद साय शुक्ला जी। ठीक है, आगे चलते। राजस्थान अर्बन बैंक फाउंडेशन की, राजस्थान अर्बन बैंक फेडरेशन की आम सभा कौन सी? अर्बन बैंक फेडरेशन की आम सभा में किस जिले के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कौन सा पुरस्कार? उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो दौसा का जो कोऑपरेटिव बैंक है उसको उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये तो रट्टा मारना है अपने वहां। अब देखो, कुछ सम्मेलन और कुछ महोत्सव है उसकी लिस्ट दी हुई है ना। यहाँ से क्वेश्चन एक पक्का बन सकता है, तो अपने को यहाँ से भी रट्टा मारते हुए चलना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल, यानी ट्राइबल का फूड फेस्टिवल होगा, तो कहाँ पर होगा? ये होगा माणिक्यलाल ये जनजाति शोध संस्थान और केंद्रीय जनजाति मंत्रालय ने दोनों ने मिलकर किया। कहाँ पर किया? उदयपुर में। तो नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल, ट्राइबलों का सबसे बड़ा गढ़ कौन सा है? उदयपुर। तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय इसमें सहयोगी थे। ठीक है, दूसरा है प्रथम घूमर फेस्टिवल। अपन ने पढ़ा था कि 15 नवंबर को प्रथम घूमर फेस्टिवल आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? जयपुर में आयोजित किया गया। किसने आयोजन किया? पर्यटन विभाग ने आयोजित किया। किसने? पर्यटन विभाग ने आयोजित किया। ठीक है, थार महोत्सव, थार महोत्सव कहां पर लगता है? बाड़मेर में। थार महोत्सव कहां पर लगता है? बाड़मेर में। इसके अलावा अगर अपने को पता है कि मरु महोत्सव कहां पर लगता है, तो जैसलमेर में, है ना। ऊंट महोत्सव कहां पर लगता है? तो बीकानेर में। ठीक है, ऊंट महोत्सव कहां पर लगता है? बीकानेर में। और मारवाड़ महोत्सव कहां पर लगता है? मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में। ठीक है, थार महोत्सव बाड़मेर। आयोजक कौन है? पर्यटन विभाग। थीम क्या थी? रंग राजस्थान की। पूछ सकता है थार महोत्सव की ये कब से कब तक लगा? 8 से 9 अक्टूबर को। 8-9 अक्टूबर को लगा था ये थार महोत्सव। थीम थी रंग राजस्थान की। ठीक है, यहाँ पर 2 अवार्ड दिए गए। थार महोत्सव में 2 अवार्ड भी दिए गए। एक तो था थार श्री, क्या?
थार श्री, ठीक है, और एक था थार सुंदरी। थार श्री और थार सुंदरी। थार श्री का अवार्ड किसको दिया गया? धर्मेंद्र डाबी को। थार सुंदरी का नक्षत्री चौधरी को, है ना। थार श्री किसको? धर्मेंद्र डाबी। और थार सुंदरी, ये थार श्री धर्मेंद्र डाबी, थार सुंदरी नक्षत्री चौधरी को दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। यह है सुरताल कला महोत्सव। कौन सा? सुरताल कला महोत्सव। कहाँ आयोजित हुआ? यह आयोजित हुआ जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में आयोजित हुआ, है ना। आयोजित कौन थे? ज्वार कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि ये सूजस के अंदर भी स्पेशली मेंशन था, है ना। तो सुरताल कला महोत्सव जयपुर में ज्वार कला केंद्र और अंजना वेलफेयर सोसाइटी, इन दोनों के सहयोग से जयपुर में आयोजित हुआ सुरताल कला महोत्सव। इसके अलावा राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट, ये जनवरी में आयोजित हुई है। राजस्थान डिजीफेस्ट टाई ग्लोबल समिट जयपुर में। तो इसको अपन स्पेशली पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की वह विकसित राजस्थान रोड मैप है, उसकी तरह ये भी बड़ी समिट थी, ठीक है। तो जयपुर में आयोजित हुई है। शेखावटी विरासत संरक्षण संवाद की शेखावटी की हवेलियों को क्या करना पड़ेगा? उनका संरक्षण करना पड़ेगा, उसके लिए संवाद आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री ने शेखावटी की हवेलियों के संरक्षण हेतु ज्वाइंट कमेटी गठित करने की घोषणा की थी। कुरंजा महोत्सव कहां पर? फलोदी जोधपुर में। कुरंजा महोत्सव कहां पर? फलोदी जोधपुर में। कब? 26-27 दिसंबर को। अमृता हाट जयपुर में। कहां पर? ज्वार कला केंद्र जयपुर में, अमृता हाट, ठीक है। इसके अलावा एक दो और हो गए, वो अपन पढ़ लेते। जैसे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल क्या बोलते हैं इसको? रिफ। क्या बोलते हैं? रिफ। कहाँ आयोजित हुआ? रिफ आयोजित हुआ था जोधपुर में। कौन सा संस्करण था? 19वां संस्करण था। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, रिफ, है ना। फिल्म फेस्टिवल नहीं, फोक फेस्टिवल। कहाँ पर आयोजित हुआ? जोधपुर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती थी। कौन सी जयंती थी? 109वीं जयंती थी। इस अवसर पर समारोह कहां पर हुआ? तो समारोह हुआ था धानक्या जयपुर में। कहां पर? धानक्या जयपुर में समारोह हुआ था। किसने? तो यहाँ पर वासुदेव देवनानी जी, अपने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक जो कॉलेज है राजस्थान का, वहां पर पीएचडी प्रोग्राम, शोध कार्य शुरू करवाएंगे। किसके ऊपर? पंडित दीनदयाल जी के ऊपर। कौन सी जयंती थी? 109वीं जयंती थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, ठीक है ना। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती समारोह कहां पर आयोजित हुआ? धानक्या जयपुर में। वसुदेव देवनानी ने राज्य के विश्वविद्यालयों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन पर शोध पीठ स्थापित करने की घोषणा की। इसके अलावा दो चीजें और है, वो है ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम। ग्लोबल हैप्पीनेस फोरम कहां पर आयोजित? जयपुर में, ठीक है। और बाइकॉन 2025, कौन सा? बाइकॉन 2025 कहां पर आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। इंडिया जापान इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है ना। इसमें इंडिया और जापान की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, बाइकॉन, कहां पर? जयपुर में। तो ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। ये एक थोड़ा सा न्यूज में था इसमें, है ना। तो जो कि कोलाडा एक जगह पड़ती है, कोलाडा सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यहाँ पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया था 1.82 मेगावाट का। कितना? 1.82 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट लगाया गया था। तो ये कौन से नंबर का है? ये 956वें नंबर का है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप देख लेना, है ना। 956वें नंबर का है। सवाई माधोपुर जिले के कोलाडा में हाल ही में 1.82 मेगावाट क्षमता का नया सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। राज्य का 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र है। कौन से नंबर का? 956वां सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये एक अच्छी योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना तो अंतर्गत राजस्थान या कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? पहले इस योजना के बारे में देख लेते हैं, फिर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखेंगे। ये योजना शुरू हुई 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर 2025 को ये योजना शुरू हुई।
इस दिन दो लोगों का बर्थडे आता है, एक नानाजी देशमुख, इसका नानाजी देशमुख, और एक जयप्रकाश नारायण, इसका जयप्रकाश नारायण। तो इन दोनों की जयंती थी। इन दोनों की जयंती के उपलक्ष्य में कौन सी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया गया? कब? 11 अक्टूबर 2025 को। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से? नई दिल्ली से। कहां से शुरू हुआ? नई दिल्ली से शुरू की गई। क्या है ये योजना? यह राजस्थान की, भारत के ऐसे 100 जिले चूज करने हैं। कितने जिले? 100 जिले चूज करने हैं जो क्या है, कृषि उत्पादकता में पिछड़े हुए हैं। उन जिलों को चूज करना है ना, जो कृषि उत्पादकता में पिछड़े हुए हैं, उनको अपन स्पेशली क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, कैसे उनमें कृषि उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कितने जिले? पूरे भारत के 100 जिले। राजस्थान ने कितने जिले चूज किए? यही क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया? तो राजस्थान के 8 जिलों को शामिल किया गया। राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से शामिल किए गए? अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में पूछ ले कि राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से थे, है ना, तो राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से थे? तो अपने को ये बनाना है राजस्थान का मैप। एक तो पहले तो कि इससे इधर जाना नहीं है, क्योंकि इधर, इससे इधर क्या होगी, खेती की जाएगी। अपने को इधर रहना है, तो यहाँ पर एक पड़ता है नागौर, एक ये ले लिया, ठीक है। बीकानेर संभाग से 2 लेने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, ये शिखर झुंझुनू यहाँ पर भी अच्छी होती है, चूरू में नहीं होती अच्छी खेती, ठीक है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर इंदिरा गांधी नहर योजना से अच्छी खेती हो रही है, वो भी नहीं आएंगी यहाँ पर बीकानेर। तो एक बीकानेर और एक चूरू, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ जैसलमेर, है ना, ये बीकानेर आ गया, बीकानेर के बाद में ये जैसलमेर आ गया, जैसलमेर के बाद में ये बाड़मेर आ गया, और ये जालौर आ गया। यहाँ पर आता है सिरोही। सिरोही को नहीं लेना है क्योंकि सिरोही में अच्छी खेती होती है। तो कितने? 1 2 3, कौन सा? नागौर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर। इसके बाद में एक पड़ता है यहाँ पर पाली, एक पड़ता है यहाँ पर जोधपुर। तो कितने हो गए टोटल? 8। 2 तो बीकानेर संभाग के, एक नागौर याद ही रख लेना, और 5 किसके? जोधपुर संभाग के। ऐसे अगर मैप से थोड़ा याद करने की कोशिश करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से? बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर, चूरू। इनके कितने? 8। तो क्या है ये? प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना, नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, इसने दे नहीं रखा सॉल्यूशन में, थोड़ी सी चीजें और इसके बारे में अगर अपन देख ले, है ना, यार ये कब लागू हुई? 11 अक्टूबर को, है ना, कि 2025-26 वित्त वर्ष है, इसमें लागू हुई। कितने वर्षों के लिए? कि 6 वर्षों के लिए इसमें बजट अलॉट कर दिया गया। 6 वर्षों के लिए कितना बजट दिया? 6 वर्षों के लिए इसमें 24,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ का बजट अलॉट भी कर दिया गया है। तो ये एक्स्ट्रा एडिशनल फैक्ट अपने को थोड़ा याद कर लेंगे तो फायदा हो जाएगा एग्जाम में। हो सकता है अगर 4 स्टेटमेंट में अच्छी योजनाएं तो दे दे, है ना। तो 2025-26 में 6 वर्षों के लिए कितना? 24,000 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है, ठीक है। इस योजना को अपन ने 10 बार तो पढ़ लिया। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, 6,000 रुपए देती है गवर्नमेंट, है ना। भजन लाल जी ने कहा कब? 30 जून को, 30 जून 2024 को भजन लाल जी ने कहा कि 6,000 रुपए तो क्या है, कम है, अपने को क्या करना पड़ेगा, किसानों के लिए और देने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि चलो 2 किस्तें हम दे देंगे, 2,000 रुपए हम भी दे देंगे। तो कितने हो गए टोटल? 8,000। लेकिन 2025-26 का जो बजट आया, उन्होंने बोला कि यार 2,000 से पार नहीं पड़ेगी, अपन क्या करना पड़ेगा, 1,000, चलो 1,000 रुपए की किस्त और दे देते हैं। कितनी? तो 3,000 रुपए। तो अब टोटल कितने मिलते हैं किसानों को? मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3,000 रुपए, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए हुए। टोटल किसानों को जो सम्मान निधि योजना है उसके तहत कितने मिलते हैं? 9,000 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 9,000 रुपए मिलते हैं, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब इसकी चौथी किस्त, 5वीं किस्त, छठी किस्त चलती रहती है। अभी चौथी किस्त अक्टूबर में आई थी, 5वीं किस्त जनवरी में आ गई सिरोही से, चौथी किस्त अक्टूबर में नदबई
भरतपुर से जारी की गई, 5वीं सिरोही से जारी कर दी गई है, ठीक है ना। चौथी किस्त के रूप में वही कोई सी भी किस्त तो 1000 रुपये मिलेंगे, है ना। भारत सरकार क्या करती है, 3 किस्तें देती है और 6000 रुपये देती है। प्रत्येक किस्त में वो कितनी देती है भारत सरकार, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के प्रत्येक किस्त में 2000 रुपये देती है, जबकि सीएम किसान सम्मान निधि में कितने, प्रत्येक किस्त में 1000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र की 6000 रुपये वार्षिक सहायता को बढ़ाकर 8000 रुपये किया गया है ना। 6000 रुपये की जो वार्षिक सहायता को उसको बढ़ाकर कितना किया गया, 8000 रुपये किया गया, अब 9000 रुपये कर दिया, ठीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना का, अभी तो योजना की बात चल रही थी तो 8000 सही माना जाएगा, लेकिन बजट में अलग से बजट को स्पेशली मेंशन करेंगे तब 9000 रुपये की बात आएगी। तो इस योजना में देय राशि को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है, ये गलत है। कितनी करनी है देय राशि को, वो 9000 रुपये ही कर पा रहे हैं अपन, ठीक है। 9000 रुपये की घोषणा की गई है। अपेक्षा करते हैं जो बजट आएगा अपने 11 फरवरी को आ रहा है, तो उसमें हो सकता है 10,000 रुपये भी कर दे, लेकिन अभी तक तो कितना है, 9000 रुपये ही है, ठीक है। राजस्थान में जल जीवन मिशन को गति देने हेतु पहली बार हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल, HA मॉडल यूज किया गया, हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल यूज किया गया। इन पर आधारित पीपीपी परियोजनाओं में केंद्र और निजी निवेशक के मध्य व्यय या निवेश का अनुपात क्या निर्धारित किया गया है। केंद्र और जो निजी निवेशक है उनके मध्य व्यय और निवेश का अनुपात है वो क्या किया गया है। ज्यादातर कोई भी योजना होगी तो सेंटर स्टेट का रेशो अपन क्या होता है, 60-40 होता है, तो अपन रट्टा मारते हैं और यहीं पर है ना 60-40 का रेशो, सेंटर स्टेट का रेशो होता है। लेकिन इस योजना में क्या केंद्र और जो निजी निवेशक है इसके मध्य अलग है, जल जीवन मिशन के मध्य। यहाँ पर इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया गया, क्या कर दिया, तो यहाँ पर कि केंद्र कितना देगा, कितना निवेश करेगा, और जो निजी निवेशक है वो कितना निवेश करेगा, निजी निवेशक कितना निवेश करेगा, तो वो कर दिया कि सेंटर तो 40 रुपये देंगे और ये निजी निवेशक 60 रुपये देगा, ठीक है। अब निजी निवेशक ने 60 रुपये दे दिए, अब है ना हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पे 60 रुपये इसने दे दिए, 60% इसने दे दिया, तो क्या इसको वापस कैसे मिलेगा ये पैसा, तो ये पैसा मिलेगा इसे 10 वर्षों में। कितने वर्षों में, ये पैसा इसे 10 वर्षों में मिलेगा। कितनी किस्तों में, 20 किस्तों। कितनी किस्तों में, 20 किस्तों में गवर्नमेंट इसको वापस से ये पैसा दे देगी, हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पे है, ठीक है। तो 20 वर्षों में, 10 वर्षों में 20 किस्तों में इनको गवर्नमेंट वापस पैसा दे देगी जो इसने 60% लिया है, ठीक है। तो क्या है 60 का रेशो, सार्वजनिक निजी भागीदारी, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कुल लागत का 40% हिस्सा कौन देगा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, भारत सरकार का विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वो वहन करेगा। जबकि 60% का हिस्सा निजी निवेश निजी ठेकेदार द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को 10 वर्षों में 20 किस्तों में इन्यूटी के रूप में ये वापिस से मिल जाएगी। ये थोड़ा ध्यान रख लेना क्योंकि अपन 60-40 करके आते हैं जबकि 40-60 है इसमें, इस योजना में स्पेसिफिक। यही क्वेश्चन वापिस आ गया। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किस अवसर पर किया गया, तो अपन ने बात की कि जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती पर किया गया था, ठीक है। कब, 11 अक्टूबर 2025 को, ठीक है। ये दोनों भारत रत्न पहले। हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर आधारित जलापूर्ति परियोजनाओं को उसके लाभार्थी जिलों से मैच कीजिए। देखो ये वो नहर परियोजना वाला है, ये अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी इसको अपन थोड़ा देख लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का संबंध किससे है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसको उपलब्ध कराएगी, शिखर झुंझुनू को जलापूर्ति उपलब्ध करवाएगी हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल के तहत। काली तीर जलापूर्ति ये अलवर भरतपुर के लिए है। काली तीर जलापूर्ति परियोजना किसके लिए है, अलवर भरतपुर के लिए। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना किसकी, शिखर झुंझुनू। काली तीर जलापूर्ति परियोजना अलवर भरतपुर। जाखम बांध परियोजना चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर और राजसमंद। जाखम बांध कहाँ पे, प्रतापगढ़ में, तो अपन इससे आइडिया लगा सकते हैं कि जाखम बांध परियोजना कहाँ पे, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। और चंबल नदी परियोजना वही सवाईमाधोपुर, करौली, ठीक है। तो इनके लिए ये हाइब्रिड इन्यूटी मॉडल पर है। तो अपन इसका थोड़ा देख लेते हैं कि एक में क्या आएगा, एक में
बी आना चाहिए, तो ये दो में ए आना चाहिए, काली तीर कहाँ पे आई, ए, तो ये ठीक है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आप देख लेना, वही सॉल्यूशन है। इंदिरा गांधी नर परियोजना से सिक्कर झुंझुनू, काली तीर जलापूर्ति परियोजना से अलवर भरतपुर, जखम बांध जलापूर्ति परियोजना से चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ राजसमंद, और चंबल नदी जलापूर्ति परियोजना से करौली सवाईमाधोपुर। एक योजना चली आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, कौन सी, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना, यानी कोई भी गांव है उसको नाम देना है आयुष्मान आदर्श गांव, आयुष्मान आदर्श गांव उस गांव को देना है। इसमें किन ग्राम पंचायत, जो प्रथम चरण चल रहा है, कौन सी ग्राम पंचायत इसमें सिलेक्ट की जाएगी, तो इसमें सिलेक्ट की जाएगी जहां पर क्या बना हुआ है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, वे पंचायतें जहां पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हुए हैं ना, उन पंचायतों की क्या करेंगे, प्रथम चरण में आयुष्मान आरोग्य आदर्श ग्राम योजना में चयनित करेंगे। क्या है कि प्रत्येक जिले में, राजस्थान के प्रत्येक जिले से क्या करेंगे, 5 गांवों को क्या बनाएंगे, राजस्थान के प्रत्येक जिले से 5 गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना में शामिल करेंगे। कितने जिलों को, 5 जिलों को। इसमें क्या है, इसके अलावा क्या है इसमें आदर्श गांव में, 18 स्वास्थ्य संकेतक है। इस योजना के 18 स्वास्थ्य संकेतक है। तो जो भी ग्राम पंचायत 18 के 18 को फुलफिल करेगी, 18 स्वास्थ्य संकेतकों को, उनको 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। कितने लाख रुपए का, 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। जो वे ग्राम पंचायत जहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, कौन क्या संचालित है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है, ठीक है। वे पंचायतें जहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित है। प्रथम चरण में प्रत्येक जिले की ऐसी 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहले से संचालित है। 18 स्वास्थ्य संकेतकों पर खरा उतरने वाले गांवों को आदर्श ग्राम का दर्जा देना है। कितने लाख रुपए की राशि मिलेगी, 11 लाख रुपए की राशि देगी, जो सभी 18 संकेतकों पर खरा उतरेगा। देखो, राजस्थान के पहले प्लग एंड प्ले आधारित कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां पर की गई। प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पहले इन चीजों को समझना जरूरी है ना। फिर बात करेंगे पहला प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स कहां पर बना। प्लग एंड प्ले कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि एक कोई भी एरिया क्या करता है, रिको क्या है, ये उद्योगों को विकास करना है इसको, है? लेकिन मैं छोटा उद्यमी हूं, मेरे पास टोटल पूंजी 10 लाख की है, और मैं चाहता हूं कि मैं भी बिजनेस करूं, छोटा बिजनेस, मेरा बिजनेस बहुत छोटा है ना। लेकिन अगर मैं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूं, मैं बिल्डिंग खड़ी करूं, है ना, वहां पर लाइटिंग करवाऊं, वहां पर जो भी सुविधा कराऊं, तो 10 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा तो वहीं पर आ जाएगा। मैं कहाँ से बिजनेस कर पाऊंगा। इसके लिए रिको ने क्या सोचा कि यार हम बना के दे रहे हैं आपको सब कुछ, इस पे रेंट पे, हम क्या रेंट पे आपको सब कुछ दे देंगे बना के, हमने। तो रिको ने क्या किया, जैसे कोई एक बिल्डिंग बना दी, वो एक बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग में 100 अपार्टमेंट बना दिए। क्या बना दिए, 100 अपार्टमेंट। एक बिल्डिंग बना दी और 100 अपार्टमेंट बना दिए। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा भी है, यहाँ पर लाइट भी है, यहाँ पर पानी की सुविधा भी है, और यहाँ तक आने के लिए रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है ना। सब कुछ सुविधाएं रिको ने अवेलेबल करवा दी, ठीक है। 100 अपार्टमेंट बना दिए। मैं गया कि यार मेरे को क्या करना है, बिजनेस करना है। उन्होंने बोला किस चीज का बिजनेस है, मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का बिजनेस है। उन्होंने बोला कि अपार्टमेंट नंबर 1 में चले जाओ। इस अपार्टमेंट में आया, मैंने ये अपार्टमेंट खरीद लिया, खरीदा मतलब रेंट पे खरीद लिया। अब मैं आया यहाँ पर, मैंने देखा सब कुछ, मेरा कमरा पूरी तरह से लाइटिंग है, सब कुछ सजा हुआ है, मेरे को कुछ भी अलग से डेकोरेट करने की जरूरत नहीं है। आया, मैंने मेरे जो भी सॉफ्टवेयर के जो लोग है, 2-4 लोग, उनको बिठाया और काम शुरू कर दिया, है ना। तो इसको, इस चीज को अपन बोलते हैं रेडी टू मूव। क्या बोलते हैं, रेडी टू मूव। क्या बोलते हैं, रेडी टू मूव, यानी आए और काम शुरू कर दिया, कोई झंझट नहीं पालना। तो क्या मैं 10 लाख रुपए में क्या बिजनेस कर पाऊंगा क्या, हाँ मैं आसानी से बिजनेस कर पा रहा हूँ यहाँ पर, है ना। तो छोटे उद्यमी हैं उनके लिए प्लग एंड प्ले आदर्श कॉम्प्लेक्स की स्थापना की। किसने किया, रिको ने किया। तो पहला बनाया है अभी तक सीतापुरा जयपुर में। कहाँ पर बनाया है, सीतापुरा जयपुर में। क्या है, फ्लैट है, सीधी बात है।
क्या है, ये फ्लैट है कि प्रत्येक फ्लैट पे आप 100 फ्लैट बना दिए, अब रिको क्या करेगा, इनसे रेंट ले लेगा, है ना। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया, तो इस सीतापुरा जयपुर में पहला कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो प्लग एंड प्ले आधारित। ठीक है, तो रिको द्वारा जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान का पहला प्लग एंड प्ले आधारित फ्लैट फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाया गया। उद्देश्य क्या है, छोटे उद्यमियों को रेडी टू मूव की तर्ज पर, किस पर, रेडी टू मूव औद्योगिक स्थान उपलब्ध कराना है, ताकि वे पहले दिन से अपना कारोबार शुरू कर सके। नहीं तो मेरे को क्या करना पड़ता, उसमें बिजनेस के लिए पहले उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता। रिको ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके हम दे रहे। ठीक है, अक्टूबर 2025 में बाड़मेर में आयोजित थार महोत्सव की थीम क्या थी। अभी अपन ने बात की थी थोड़ी देर पहले ही, है ना, कि थार महोत्सव कहां पर आयोजित हुआ, बाड़मेर में। मरु महोत्सव कहां पर लगता है, जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव कहां पर लगता है, बीकानेर में। ठीक है, थार महोत्सव की थीम क्या थी, थार महोत्सव 8 से 9 अक्टूबर को लगा था। कब, 8 से 9 अक्टूबर को थार महोत्सव लगा था। यहाँ पर जो इसकी थीम थी वो थी रंग राजस्थान के, रंग राजस्थान के, ये इसकी थीम थी। साथ में इसमें 2 अवार्ड दिए गए। अभी अपन ने बात की थार सुंदरी और थार श्री। थार सुंदरी नक्षत्री चौधरी और थार श्री धर्मेंद्र डाबी। ठीक है, तो क्या थी, रंग रेगिस्तान के, ये रंग रेगिस्तान के, ये अब क्या नहीं लिखा हो, तो रंग रेगिस्तान की इसकी थीम थी, है ना। और नक्षत्र चौधरी को थार श्री और थार सुंदरी का अवार्ड दिया गया। ठीक है, बाड़मेर की क्या थी, रंग रेगिस्तान की इसकी थीम थी। खेलो सीखो और बढ़ो राजस्थान अभियान, खेलो सीखो और बढ़ो राजस्थान अभियान के तहत राज्य सरकार किस प्रमुख संस्था के साथ समझौता किया। तो ये क्वेश्चन अपन डिटेल में पहले चर्चा कर चुके हैं कि खेलो सीखो और बढ़ो राजस्थान अभियान, है ना। कौन खेलेगा, कौन सीखेगा, कौन बढ़ेगा, क्या मैं खेलने जाऊंगा कि नहीं, कौन खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। कौन खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे। अब बच्चे कौन से, सरकार के लिए बच्चे कौन है, सरकार के लिए बच्चे हैं जो आंगनबाड़ी में पढ़ रहे हैं, इनमें आंगनबाड़ी में। ठीक है, तो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनको प्ले बेस्ड लर्निंग करवानी पड़ेगी, प्ले बेस्ड लर्निंग, यानी खेल खेल में उनको सिखाएंगे, है ना, कि डायरेक्ट ऐसा नहीं रटवा रहे हैं, नहीं, उनको क्या करेंगे, सिखाएंगे। ठीक है, तो प्ले बेस्ड लर्निंग के लिए 2 संस्थाओं के साथ एमओयू किया है ना। कौन सा, पहले तो इसमें विभाग कौन सा है, आंगनबाड़ी के लिए विभाग कौन सा हो जाएगा, महिला एवं बाल अधिकार, महिला एवं बाल विकास, महिला व बाल विकास विभाग, खासतौर से महिला एवं बाल विकास विभाग इन्वॉल्व है। इसके साथ इसमें समझौता किया है, इसने समझौता किया है आईएमसी इंडिया, आईएमसी इंडिया ट्रस्ट, एक ट्रस्ट है आईएमसी इंडिया ट्रस्ट, प्लस एक और ट्रस्ट है सेसमी वर्कशॉप। कौन सा, सेसमी वर्कशॉप ट्रस्ट, है ना। तो आईएमसी इंडिया और सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट, 2 ट्रस्ट है, आईएमसी इंडिया, सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट। इन दोनों ट्रस्ट के साथ किसने, महिला एवं बाल विकास विभाग ने समझौता किया है कि अपन क्या करेंगे, बच्चों को प्ले बेस्ड लर्निंग सिखाएंगे। ये इन्होंने क्यों किया भाई, तो ये क्या करना चाहते हैं, सीएसआर, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना चाहते हैं, है ना, उसके लिए इन्होंने भी जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, ये पूरे राजस्थान में लागू है क्या, नहीं, ये पूरे राजस्थान में लागू नहीं है। तो कहां पर लागू है, ये केवल 12 जिले में लागू है। कहां पर, 12, ये 12 जिले में, सारे 12 जिले में लागू है, नहीं, 12 जिले की 2, कौन सी, किशनगंज, 2 ब्लॉक है 12 जिले की भी, एक किशनगंज ब्लॉक और एक अटरू ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, अटरू पंचायत समिति है, अटरू ब्लॉक, इन 2 ब्लॉक में ये लागू है, किशनगंज और अटरू ब्लॉक में। इससे क्या होगा, इससे कम से कम 8000 बच्चे फायदा लेंगे। कितने, 8000 बच्चे इसमें शिक्षित होंगे। साथ में क्या करेंगे, जो वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसमें प्ले बेस्ड लर्निंग के लिए शिक्षित किया जाएगा। ठीक है, तो किसके साथ, सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट के साथ, साथ में आईएमसी इंडिया ट्रस्ट भी है। ठीक है ना, तो इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसमें एक का ही नाम है, तो इस एक को सही, बाकी आईएमसी इंडिया ट्रस्ट भी आप नोट कर लेना। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों को खेल आधारित शिक्षण मॉडल में
करना। ठीक है, कृषि और पशुपालन की नई तकनीकों की जानकारी, कृषि और पशुपालन की नई तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने के लिए नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम, नॉलेज को क्या करना पड़ेगा, इनहेंस करना पड़ेगा। तो नॉलेज इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत राजस्थान के मंत्रियों और प्रगतिशील किसानों को किस देश का दौरा किया? राजस्थान के 3 मंत्री 35 किसान, टोटल 38 लोगों ने डेनमार्क का दौरा किया। कहाँ का दौरा किया? डेनमार्क का दौरा। किस लिए? यार जो है ना कृषि, इनमें क्या करना है, इसकी नॉलेज लेनी है कि कृषि में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है ना। तो कृषि और पशुपालन में नई तकनीकों की जानकारी लेने के लिए कृषि नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम के तहत 3 है ना। इसमें कौन थे? जवाहर सिंह मैडम, ओटाराम देवासी और जोगाराम कुमावत। जोराराम कुमावत, जवाहर सिंह मैडम और ओटाराम देवासी, प्लस 35 किसान थे। कौन सी थीम थी? नॉलेज इनहेंसमेंट प्रोग्राम, कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में। कहाँ गए? डेनमार्क। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन अक्टूबर 2025 में, देखो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का सम्मेलन होता है अक्टूबर 2025 में, है ना। तो इसका विषय क्या था? सर्वभवन्तु सुखिन। यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, पीस फाउंडेशन वाले क्या करेंगे कि सभी का भला हो, सर्वभवन्तु सुखिन। कहाँ पर आयोजित हुआ? ये हुआ था लक्ष्मी निवास पैलेस में। कहाँ पर? लक्ष्मी निवास पैलेस। कहाँ पर है लक्ष्मी निवास पैलेस? तो लक्ष्मी निवास पैलेस है बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। तो बीकानेर के लक्ष्मी निवास पैलेस में ये आयोजित हुआ था यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। किस बारे में बात की? क्या बैठ के समोसा खा के चले गए? नहीं, इन्होंने बात की किसके बारे में? HR के बारे में। HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। केवल एक थीम के ऊपर बात की क्या? नहीं। तो इसके अलावा इन्होंने बात की CSR के बारे में। CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में। तो 2 मुद्दे यहाँ पर थे। एक तो क्या था मेन मुद्दा? एक HR यानी ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, एक मुद्दा। तो दूसरा CSR, सामाजिक कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व। ठीक है, तो कहां पर आयोजित हुआ था ये? बीकानेर में लक्ष्मी निवास पैलेस में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम के तहत क्या है? देखो कृषि ज्ञान धारा 2.0 कार्यक्रम के संबंध में क्या सही है? जो नाम क्या है? कृषि की ज्ञान की धारा बहानी है। कृषि का जो ज्ञान है ना, उसकी धारा बहानी है अपने को। तो कृषि ज्ञान धारा 2.0। अब ज्ञान की धारा कैसे बहेगी, है ना? तो इसको क्या करनी पड़ेगी? इसकी पब्लिसिटी करनी पड़ेगी। पब्लिसिटी किसके माध्यम से? आज पब्लिसिटी का जो जरिया है, सोशल मीडिया से अच्छा जरिया कोई भी नहीं है। सोशल मीडिया से बेस्ट कुछ भी नहीं है कृषि के बारे में। और सोशल मीडिया से कृषि की टेक्निक को सीखा जा सकता है, सोशल मीडिया से ही कृषि का प्रचार भी किया जा सकता है ना। तो किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए आधुनिक सूचना तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा आधुनिक सूचना तकनीक का। आधुनिक सूचना तकनीक में क्या है? सोशल मीडिया, ठीक है, इंटरनेट, इनका यूज किया जाएगा। क्योंकि कोई भी किसान है ना जो कृषि दूरदर्शन वाले चैनल है उनको नहीं देखता, लेकिन किसान आजकल मोबाइल स्क्रॉल जरूर कर रहा है ना। अगर मोबाइल पे रीलों के माध्यम से अगर अपन किसानों तक पहुंच सके तो बहुत अच्छा होगा। तो किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी के लिए आधुनिक सूचना तकनीक का प्रयोग करना है, कृषि की जानकारी देनी है। ठीक है, उद्घाटन कब होता है कृषि ज्ञान धारा 2.0 का? 16 अक्टूबर 2025 को इसका उद्घाटन हुआ। कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये किस चीज लिए है? ठीक है, जयपुर के दुर्गापुरम में इसका उद्घाटन किया गया था। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट जयपुर की संस्था है ना। स्मार्ट सिटी रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट जयपुर में किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? देखो स्मार्ट सिटी है, जयपुर स्मार्ट सिटी है, ठीक है। रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट, रूफटॉप फार्मिंग प्रोजेक्ट मतलब जयपुर है, जयपुर की छतें खाली पड़ी हुई है ना। ये जयपुर है, जयपुर की ये छत है ना, कोई भी एक बिल्डिंग है, इसकी छत खाली पड़ी हुई है, इसका यूज कर ले, किसमें कर ले? फार्मिंग में। इसका यूज किसमें कर ले? फार्मिंग में। मिट्टी कहाँ से लाए? मिट्टी नहीं लानी, है ना। आजकल ऐसी कृषि भी हो रही है जो एयर, उसको कौन सा एग्रीकल्चर बोलते हैं, एयर मतलब हवा में भी खेती की जा रही है। कोई पोल टाइप डिजाइन लगा देते हैं, है ना, उसमें हल्की सी तो क्या करेंगे,
जो घास वगैरह होगी पानी भर देंगे, उससे क्या है उसमें खेती की जा रही है ना, ठीक है। तो वैसी खेती भी अपन उसमें कर सकते हैं। तो कौन कर रहा है इसमें? अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान IMC दुर्गापुरा के सहयोग से कर रहा है। कहाँ पर? जयपुर में। क्या करना है कि जो सतह फालतू पड़ी हुई है वहां पर क्या करनी है? खेती करनी है, सब्जियां उगा सकते हैं, घास उगा सकते हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान ISITC दुर्गापुरा द्वारा, ठीक है। क्या है इसका उद्देश्य? जयपुर नगर निगम क्षेत्र में घरों की छतों पर जैविक सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना। घरों की छतों पर क्या कर सकते हैं? सब्जियां उगा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय उद्यानिकी नवाचार एवं प्रशिक्षण संस्थान IMC दुर्गापुरा द्वारा ये किया जा रहा है, ठीक है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 28वें लोक महोत्सव में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रस्तुति पहली बार शामिल की नहीं की गई? तो पंजाब हर बार आता था, इस बार पंजाब ने भांगड़ा का था, वो इसमें नहीं आया। बाकी लक्षद्वीप का कोलकली आया था, उत्तराखंड का गंगांडू आया, और सिक्किम का सिंगी छम आया था, ठीक है ना। तमिलनाडु का कलाई कुजू भी इसमें आया था, ठीक है। बाकी ये भांगड़ा इस बार सम्मिलित नहीं हुआ। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। ये पुष्कर मेले की थीम पूछ लेता है ना। पुष्कर मेले की थीम क्या है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। पुष्कर मेले की थीम क्या है? पुष्कर मेला कब लगा? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में पुष्कर मेला लगा। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी एक्सपीरियंस द सागा ऑफ कल्चर, कलर एंड स्पिरिचुअलिटी। एक्सपीरियंस द सागा ऑफ कल्चर, कलर एंड स्पिरिचुअलिटी इसकी थीम थी। ये अपने को ध्यान रखना है। एक्सपीरियंस द सागा ऑफ कल्चर, कलर एंड स्पिरिचुअलिटी। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में आयोजित हो पुष्कर मेला। ये थोड़ा PDF से पढ़ देना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना। सवाई जयपुर अवार्ड थे, ये कोई इनकी कोई मान्यता है नहीं, है ना, क्योंकि कोई भी संस्था सवाई जयपुर अवार्ड के नाम से चलते रहते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025। राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 में दुबई में किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान रत्न अवार्ड 2025 से दुबई में किसे सम्मानित किया गया? तो अभी 7वां वित्त आयोग चल रहा है अपने राजस्थान में। 7वां वित्त आयोग गठित हुआ है ना। और 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी। कौन है? अरुण चतुर्वेदी 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। तो इनको समाज सेवा के लिए क्या दिया गया? राजस्थान रत्न अवार्ड दिया गया। कहाँ पर? डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी को। कहाँ पर दिया गया? दुबई में दिया गया, है ना। समाज सेवा, लोक कल्याण और राजस्थान के समग्र विकास के लिए दिया गया। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी। जयपुर की किस लेखिका और निर्देशिका की पहली फिल्म सीक्रेट, है ना। जयपुर की किस लेखिका निर्देशिका की फिल्म है सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन स्प्रेंट? सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन स्प्रेंट ने बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में न्यू वॉइसेस अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है? न्यू वॉइसेस अवार्ड जीता है ना। तो फिल्म कौन सी थी? फिल्म थी ये सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन स्प्रेंट। सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन स्प्रेंट ये फिल्म थी किसकी? निधि सक्सेना जी की। किसकी थी? निधि सक्सेना जी की फिल्म थी। इसको बैंकॉक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में न्यू वॉइसेज अवार्ड दिया गया। कौन सा? न्यू वॉइसेज अवार्ड दिया गया। ये लेखिका भी है और ये डायरेक्टर भी है, निर्देशक भी है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM द्वारा जारी रैंकिंग में किस संस्थान ने लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड ए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया गया है? तो ये प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? जो राजस्थान आयुर्वेद संस्थान डीम्ड टू यूनिवर्सिटी जयपुर है, इसको इसमें दिया गया, क्योंकि इन्होंने क्या मेडिसिन के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया है और जो आयुर्वेद शिक्षा है उसको बढ़ावा दिया है, और जो यहाँ पर जो पेशेंट है उनकी भी अच्छी देखभाल की जाती है। उसके लिए राजस्थान आयुर्वेद संस्थान डीम्ड टू यूनिवर्सिटी जयपुर को NCISM, है ना, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा टॉप दिया गया, ग्रेड ए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। ठीक है। तो शिक्षा की गुणवत्ता, आरोग्य सुरक्षा और अनुसंधान जैसे कठोर मानकों पर ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। जो मतलब अच्छे क्वेश्चन थे वो निपट गए, वन लाइनर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार में
सम्मानित डॉक्टर गुलाब कोठारी और ओम गौड़ का संबंध किन दो समाचार पत्र समूह से रहा है? तो देखो, गुलाब कोठारी जी तो राजस्थान पत्रिका और ओम गौड़ जी का संबंध दैनिक भास्कर से रहा है ना। तो गुलाब कोठारी जी राजस्थान पत्रिका और ये ओम गौड़ जी ये दैनिक भास्कर जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रख लेना। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित किया गया वैश्विक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दिया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित वैश्विक शिखर सम्मेलन में कौन सा पुरस्कार दिया गया? राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार दिया गया। आगे चलिए। बाड़मेर की रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड किस संस्था द्वारा दिया गया है ना? तो बाड़मेर की रूमा देवी को यंग कंट्री अवार्ड कौन से संस्थान द्वारा दिया गया? तो डायनामाइट न्यूज का जो 10वां वार्षिक इनकी 10वीं वर्षगांठ थी डायनामाइट न्यूज की, है ना। तो इस दिन इनको रूमा देवी जी को क्या दिया गया? यंग कंट्री अवार्ड दिया गया। किसके लिए? इन्होंने महिला सशक्तिकरण में बहुत अच्छा काम किया। कहाँ की रहने वाली है? बाड़मेर। महिला सशक्तिकरण में अच्छे कार्य के लिए डायनामाइट न्यूज द्वारा इनको यंग कंट्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो डायनामाइट न्यूज के 10वें स्थापना दिवस पर आयोजित किए गए महिला आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए बाड़मेर की रूमा देवी को क्या दिया गया? यंग कंट्री अवार्ड से दिया गया। साथ में 1 लाख रुपए की राशि दी गई। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित कालू खां देशवाली। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान से सम्मानित कालू खां देशवाली कहाँ के रहने वाले? मेड़ता के। किस वंश के अध्यक्ष? मेड़ता की बेटी कौन? मीराबाई। कौन? मीराबाई। तो इन्होंने मीरा राजस्थानी मंच बनाया था। कौन सा मंच बनाया? मीरा राजस्थानी मंच के अध्यक्ष है कौन? कालू खां देशवाली। कौन सा मंच? मीरा राजस्थानी मंच। तो इसका अध्यक्ष कौन है? कालू खां देशवाली। इनको राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान दिया गया। किसके द्वारा? पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी द्वारा। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया जी द्वारा राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट लेखन के लिए दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर तुक्तक भानावत मेवाड़ गौरव से सम्मानित किया गया। किससे? तुक्कत भानावत। डॉक्टर तुक्तक भानावत मेवाड़ गौरव सम्मानित किया गया। किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया था इन्होंने? तो इन्होंने जनसंपर्क PR पब्लिक रिलेशंस में अच्छा योगदान किया है, उसके लिए इनको दिया गया, ठीक है ना, मेवाड़ गौरव सम्मान। तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनको फटाफट निपटाते हैं अपन। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे। एक है ये राजीविका ने ग्रामीण और स्वयं सहायता समूह ऐसे जिससे जुड़ी महिला कारीगरों को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी से जुड़ी महिला कारीगरों को हस्तशिल्प आधारित आजीविका को सशक्त बनाने के लिए किस संस्थान के साथ MOU किया है? राजीविका ने 2 MOU किए हैं। एक MOU किया है किसके साथ? भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ। कौन सा? भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ। क्यों? क्यों ये क्या करना है इनको? हस्तशिल्प के रूप, ये हस्तशिल्प आधारित आजीविका को विकसित करना है ना। जो हाथ से जो भी बना रहे हैं ना, कोई मिट्टी के घोड़े बना रहे हैं, कोई क्या बना, कोई पात्र बना रहा है, उन सब के लिए, ठीक है ना। तो भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ MOU किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? जो ग्रामीण राजीविका की बात है, ग्रामीण और जो आदिवासी महिलाएं हैं, ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं हैं, उनको कौन सा? उन्नति इंक्यूबेशन हब। एक पहल है उन्नति इंक्यूबेशन हब। कौन सी पहल है? उन्नति इंक्यूबेशन हब। एक पहल है उन्नति इंक्यूबेशन फंड, है ना। इसके तहत क्या किया? जो ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं हैं उनको क्या करना है? उनका अपने को समग्र विकास करना है, उनमें कौशल विकास भी करना है ना, और उनको आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाना है, उनमें उद्यमिता भी लानी है, उनकी बाजार तक पहुंच भी स्थापित करनी है। तो इसके लिए उन्नति इंक्यूबेशन हब के तहत जो ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं हैं उनका क्या करना है? रूमा देवी फाउंडेशन है। कौन सा फाउंडेशन? रूमा देवी फाउंडेशन है, उसके साथ भी MOU किया है। तो अपने 2 चीजें याद रखनी कि हस्तशिल्प के लिए किससे? हस्तशिल्प केवल पूछ ले, हस्तशिल्प के लिए भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान जयपुर
के साथ एमओयू किया है, किसने? राजीव युका ने। लेकिन ग्रामीण और आदिवासी महिलाएं, उनका कौशल विकास करना है, उनमें उद्यमिता स्थापित करनी है ना, और उनका जो पहुंच है बाजार तक स्थापित करनी है, इसके लिए रूमा देवी फाउंडेशन के साथ इन्होंने एमओयू किया। ये अपने को ध्यान रखना है। और पहल का नाम क्या है? उन्नति इंक्यूबेशन हब। ये पहल है, इसके तहत ये दोनों काम किए जा रहे हैं। तो उन्नति इंक्यूबेशन हब किया था 13 अक्टूबर 2025 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, मतलब राजीविका की फुल फॉर्म में ये राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने भारतीय शिल्प और डिजाइन संस्थान जयपुर के साथ क्या किया? एमओयू किया है। क्या उद्देश्य? महिला कारीगरों की आजीविका को सशक्त बनाना। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर आईआईटी जोधपुर ने मानव रहित हवाई वाहनों यूएवी और डीप टेक अनुप्रयोगों में स्वदेशी नवाचार करना है। इसमें मानव रहित हवाई वाहन बनाने और डीप टेक के अनुप्रयोगों में स्वदेशी नवाचारों को गति देने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? तो रट्टा मारना है, किसके साथ किया है? आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ। इसके साथ आइडिया फोर्स लिमिटेड टेक्नोलॉजी के साथ, टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ ये क्या है? आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ ये समझौता किया आईआईटी जोधपुर ने। किस लिए? अपने को मानव रहित हवाई वाहन बनाने और डीप टेक में काम करना है, इसके लिए। ठीक है ना। ये वही क्वेश्चन आ गया जो भी मैं बात कर रहा था कि उन्नति इंक्यूबेशन हब एक पहल है। इसके अंतर्गत राजीव युका ने ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के कौशल विकास, उद्यमिता संवर्धन और सतत आजीविका सृजन के लिए किस फाउंडेशन के साथ समझौता किया कि बाजार तक पहुंच भी विकसित हो? उसके लिए रूमा देवी फाउंडेशन के साथ। कौन से फाउंडेशन के साथ? रूमा देवी फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको देख लो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। रूमा देवी फाउंडेशन के साथ एमओयू हस्ताक्षर की उद्देश्य क्या है? उन्नति इंक्यूबेशन पहल है, ग्रामीण और आजीविका आदिवासी महिलाओं की कौशल विकास, उद्यमिता और बाजार तक पहुंच प्रदान कर उनको क्या करना है? सशक्त बनाना है ना, उनकी सतत आजीविका सर्जित करनी है। राजस्थान हाईकोर्ट में जज नियुक्त हुए हैं अरुण मोंगा। इनका मूल केंद्र कौन सा है? तो इनका मूल केंद्र है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, इनका मूल केंद्र है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, ये डेपुटेशन पे कहाँ है? राजस्थान हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट में डेपुटेशन पे, उसके बाद में इनको भेज दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट, है ना। वापस दिल्ली हाईकोर्ट से आ गया राजस्थान हाईकोर्ट में, है ना। तो हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त हुए अरुण मोंगा जी। ये कहाँ के? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इनका मूल केंद्र है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जिन्होंने महावीर चक्कर मिला हुआ है, भवानी सिंह जी को। ब्रिगेडियर भवानी सिंह मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट हुआ, ओवरऑल प्रोफेशनल गोल्फ खिताब किसने जीता? तो अभ्युदय रावत। किसने? अभ्युदय रावत ने इसका खिताब जीता। ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन रहे? गिरिराज सिंह खड़का, इसमें दूसरे स्थान पे रहे। कौन सा था ये महावीर चक्र ब्रिगेडियर भवानी सिंह मेमोरियल गोल्फ टूर्नामेंट हुआ था। विश्व स्काउट मूवमेंट संगठन के एशिया पैसिफिक क्षेत्र की स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का अध्यक्ष, एशिया जो स्काउट संगठन है उसका जो एशिया पैसिफिक स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, उसकी स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है भारतीय स्काउट एंड गाइड के प्रमुख राष्ट्रीय आयुक्त, मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त भारतीय स्काउट एंड गाइड के। कौन? ये के खंडेलवाल जी, इनको बनाया गया। किसको बनाया गया? के खंडेलवाल जी को बनाया गया। सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है। ठीक है। तो वन लाइनर फैक्ट चल रहे हैं अभी, इनको रट्टा मारते जाओ। ये वही कुलपति वाला वापस आ गया, अपन ने इसको डिटेल में पढ़ ही लिया था। कौन सा विश्वविद्यालय कुलपति युग में सही नहीं है? तो कृषि यूनिवर्सिटी कोटा विमला डंकवाल नहीं आएगा, डुकवाल है, विमला डुकवाल। ठीक है। जैन एंड वेस्ट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पवन कुमार, ये भी सही है। महाराणा प्रताप कृषि यूनिवर्सिटी, अपन ने बात की थी कि प्रताप से प्रताप, है ना, महाराणा प्रताप सिंह। तो इसमें कौन लिखा हुआ है? डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह चौहान, ये गलत है। कौन आएगा यहाँ पर? आएगा प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी के लिए। तो ये पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी कहाँ के? ये जो कर्ण नरेंद्र कृषि यूनिवर्सिटी है जोबनेर, वहाँ के पुष्पेंद्र सिंह चौहान जी है। राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी आरटीयू,
राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी आईटीयू कोटा, इसके कौन है कुलगुरु? ये है निमित रंजन चौधरी जी। ठीक है, तो कौन सा? प्रताप यूनिवर्सिटी वाला इसमें गलत हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। अक्टूबर 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से इनके पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। कहां पर हुई? उदयपुर में, है ना? क्या बैठ के समझ के आगे चले गए? नहीं। तो आए, इन्होंने बात की किसके ऊपर में कि विकसित राजस्थान रोड मैप है अपना, क्या करना? विकसित राजस्थान करना, विकसित भारत करना, पूरे भारत की चल रही है ना, तो विकसित भारत करना। ठीक है, विकसित भारत करना है तो उसमें पर्यटन भी अच्छा योग दे सकता है। क्या दे सकता है? पर्यटन एक योगदान दे सकता है। तो पर्यटन का योगदान कैसे ले? तो पर्यटन का योगदान उसमें कैसे लें कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या होना चाहिए? पर्यटन स्थल होना चाहिए। तो इस समिट में, उदयपुर में जो समिट हुई, इसमें यही बात हुई। कब हुई थी? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित हुई 14-15 अक्टूबर को उदयपुर में पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। मुख्य थीम क्या थी? विकसित भारत रोड मैप के तहत प्रत्येक राज्य में कम से कम एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल होना चाहिए। इसके लिए रोड मैप बनाया जा रहा था। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ी चर्चा में रही थी क्योंकि इसको उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने, है ना, कि पहली कलेक्टर और एसपी की जो संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, है ना, राजस्थान सरकार की पहली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया था संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर। क्या नाम दिया? संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर, इसको नाम दिया गया था। पहली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उद्घाटन किसने किया था? गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अपन आगे चलते रहते हैं। ये दो वन लाइनर फैक्टर सारे। 14 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित राज्य सरकार की पहली कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। कॉन्फ्रेंस का नाम दिया संकल्प से सुशासन चिंतन शिविर। ये भी देख लो भी, राजस्थान पुलिस विभाग है, हाल ही में 2 नए पद सृजित किए गए। किसके लिए? ऑपरेशंस के लिए। ऑपरेशंस के लिए राजस्थान पुलिस विभाग ने 2 पद सृजित किया गया। एक पद सृजित किया गया डीजी का, यानी महानिदेशक का, और एक पद कौन सा सृजित किया गया है? पुलिस कमिश्नर का। पुलिस कमिश्नर, है ना, कौन सा? पुलिस कमिश्नर। दोनों क्या है? ये विशेष रूप से पद सृजित किए गए हैं ना, तो ये स्पेशल पुलिस कमिश्नर और स्पेशल डीजी दोनों किसके लिए है? ऑपरेशंस के लिए। तो विशेष स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और महानिदेशक पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस, ये 2 पद इसमें सृजित किए गए। इनके लिए बनाया भी गया है। किन किन को बनाया? एक मिनट देख लो। राज्य सरकार ने दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर पुलिस विभाग में 2 नए पद सृजित किए गए। विशेष स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस, पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया? राहुल प्रकाश को। और महानिदेशक स्पेशल ऑपरेशंस, ये दिया गया जिम्मेदारी आनंद श्रीवास्तव जी को। ठीक है, दीपावली सेलिब्रेशन के लिए ट्रेवल पोर्टल स्टे विस्टा। दीपावली सेलिब्रेशन, दीपावली को सेलिब्रेट करना है, इसके लिए ट्रेवल पोर्टल था स्टे विस्टा। उन्होंने कहा कि राजस्थान के भी 3 शहर है, जो पूरे इंडिया है इसमें 10 शहरों की लिस्ट जारी की। राजस्थान के 3 शहर, दूसरे नंबर पे जयपुर, 5वें नंबर पे उदयपुर और 9वें नंबर पे पुष्कर। जयपुर दूसरे नंबर पे, उदयपुर 5वें नंबर पे, पुष्कर 9वें नंबर पे इसमें दिया गया, जयपुर, उदयपुर और पुष्कर। ठीक है, इष्टा विष्टा। तो ये मतलब कोई भी लिस्ट जारी कर देते और एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन उठा लेता। प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है? ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपन ने पढ़ लिया था कि गिलोट अलवर में स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? गिलोट अलवर में, है ना। क्या एक कहां स्थापित किया जा रहा है? प्रदेश का पहला ई बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गिलोट निमराना अलवर में। ये अलवर में क्या है? गिलोट निमराना, पहले अलवर में आता था, अब कहाँ आता है ये? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड क्षेत्र में।
कोटपुतली भरौड़ क्षेत्र में। प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिकल बस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है गिलोट औद्योगिक क्षेत्र में, कोटपुतली भरौड़ जिले में आता है, पहले ये अलवर में आता था। ठीक है, कंपनी कौन सी है? पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा। कौन सी? पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस, है ना। पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस द्वारा यह स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक साल कितने यूनिट बना सकता है? प्रत्येक साल ये 33,000 यूनिट, क्या प्रत्येक साल 33,000 बसें ये बना सकता है पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड। कहां पर? गिलोट निमराना में। ठीक है, तो ये कंपनी का नाम याद रख लेना, कौन सी है? इलेक्ट्रो मोबिलिटी सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये फिर फाल्ट फैक्ट है, एजुकेशन बोर्ड भारत विद्यालय रैंकिंग 2025 में जयपुर के मयूर स्कूल को किस श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पे 5वां स्थान दिया गया? कौन सी श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पे? तो इसमें क्या है, एक तो लीडरशिप, स्टूडेंटों में लीडरशिप डेवलप करती है और एक लाइफ स्किल डेवलपमेंट करती है। इसके लिए मयूर स्कूल जयपुर को क्या दिया गया? 5वां स्थान दिया गया। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना किसमें? स्टूडेंट लीडरशिप और लाइफ स्किल डेवलपमेंट में। अटपटा क्वेश्चन है, अगर पूछ ले तो फिर अपन थोड़ा बहुत यहाँ पर सरसरी नजर से इनको देख सकते हैं। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती हुई कब? 31 अक्टूबर को। यदि 31 अक्टूबर 2025 को सरदार पटेल की 150वीं जयंती थी, तो इनके कौन सा एकता, इनको लौह पुरुष बोलते हैं भारत का, है ना, तो एकता के लिए जाने जाते हैं। तो एकता मार्च का आयोजन किया गया। कहाँ से कहाँ तक? गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक। कहाँ से? गांधी सर्किल से अमर जवान ज्योति तक जयपुर में सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता मार्च का आयोजन किया गया। कब? 31 अक्टूबर 2025 को गांधी सर्किल से शुरू होकर अमर जवान ज्योति पर यह संपन्न हुई। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन है, राजस्थान में पहला कंगारू मदर केयर लाउंज, कंगारू मदर केयर लाउंज कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में पहला है तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरवाड़ा उदयपुर में स्थापित किया गया। क्या है कंगारू मदर केयर लाउंज? यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेड वगैरह इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि जैसे कंगारू क्या करती है, जो माता कंगारू होती है, बच्चे को जन्म देने के बाद में अपने पेट में उसको रख लेती है। वैसे यहाँ पर महिलाएं पेट में तो नहीं रह सकती, लेकिन उस जो वार्ड बना हुआ है वहां पर उनकी सही पोषण और सही सुरक्षा की जा सकती है। तो महिला और शिशु दोनों के लिए ये है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेरवाड़ा उदयपुर में पहला कंगारू मदर केयर लाउंज बनाया गया। कहाँ पर? खेरवाड़ा उदयपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। राजस्थान का पहला केएमसी लाउंज उदयपुर की खेरवाड़ा की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थापित किया गया। लोकार्पण किसने किया? जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? नवजात और मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूती देना है। और अपना जो विकसित भारत, विकसित राजस्थान रोड मैप है 2047, इसके तहत जो MMR है, मातृ मृत्यु दर, उसको कितना लेके आना है? उसको जो अभी 87 है मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्म पर, उसको कितना लेके आना है? 15 पे लेके आना है। ठीक है, तो भारत और रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदर 2025, भारत और रूस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ इंदर 2025, किस लिए? आतंकवाद को रोकने के लिए, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। कहां पर हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। कहां पर हुआ? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में हुआ। आतंकवाद रोधी ऑपरेशन था। क्या नाम था? इंदर 2025। 7 से 15 अक्टूबर को बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। देखो, केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो खनन तत्परता में राजस्थान दूसरे स्थान पे। केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा जारी खनन तत्परता सूचकांक में राजस्थान दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे कौन है? पहले पे है MP, दूसरे पे है राजस्थान और तीसरे पे है अपना गुजरात। ठीक है, तो ये है केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया? तो दूसरा स्थान दिया गया।
ये थोड़ी अच्छी किस्म, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हाल ही में किस विशिष्ट किस्म की सौंफ को कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कौन सा, कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किसान किस्म के रूप में मान्यता दी। सौंफ की एक किस्म है, उसको किसान किस्म के रूप में मान्यता दी है। किसने दिया है? कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने। सौंफ का नाम है आबू सौंफ। क्या है? आबू सौंफ। आगे 440 आबू सौंफ 440 को किसान किस्म के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, कहाँ होती है ये पिंडवाड़ा सिरोही वाला जो इलाका है, आबू रोड वाला, इस इलाके में ये होती है। ठीक है ना। तो इससे किसान कौन सा था? किसान का नाम था इसाक खान, है ना। इसाक खान के प्रयासों से ये दिया गया, इसाक अली इसाक खान के प्रयासों से दिया गया। ठीक है, अपन इसको पढ़ देते हैं। पिंडवाड़ा पाली दिया हुआ है यहाँ पे, इसको गलत करना है अपने को। पिंडवाड़ा पाली नहीं है, पिंडवाड़ा कहाँ है? पिंडवाड़ा सिरोही में। पिंडवाड़ा सिरोही के काछोली क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? काछोली क्षेत्र में उगाई जाने वाली विशिष्ट सौंफ की किस्म आबू सौंफ 440 को राष्ट्रीय स्तर पर किसान किस्म के रूप में मान्यता मिली है। किसके रूप में? किसान किस्म के रूप में। किसने दिए? किसान इसाक अली के प्रयासों से भी हुआ है। इसाक अली के प्रयासों से हुआ है, राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। सौंफ का नाम याद रख लेना, आबू सौंफ 440। किसान का नाम याद रख लेना, इसाक अली। कहाँ पाई जाती है? आबू क्षेत्र में पाई जाती है, पिंडवाड़ा सिरोही क्षेत्र में। पिंडवाड़ा सिरोही का भी काछोली क्षेत्र इसमें प्रसिद्ध है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के दिन विकसित हो रहे जोधपुर पाली बारवार इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किन दो शहरों के बीच में किया जा रहा है? तो यहाँ पर पड़ता है अपना रोहट, पाली का रोहट, और यहाँ पर पड़ता है काकानी, है ना, जोधपुर। तो पाली का रोहट क्षेत्र और जोधपुर का काकानी क्षेत्र, इन दोनों के बीच में बनाया जा रहा है जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये किसके तहत? ये एक योजना है राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम की एक प्रमुख परियोजना। ठीक है ना। तो रोहट, पाली और काकानी जोधपुर के बीच में ये बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ, नाम दिया उसको त्रिशूल। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? है ना। तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास, भारत की जो थल सेना, वायुसेना और जो नेवी है ना, इन्हें जल सेना, तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ, त्रिशूल नाम दिया। कहाँ से कहाँ तक हुआ? पोखरण से शुरू हुआ था ये, और कहाँ तक गया? ये कच्छ गुजरात तक गया, है ना। तो पोखरण जैसलमेर से कच्छ गुजरात तक ये हुआ था। ठीक है ना। या पोखरण का नाम दिया हुआ है, लेकिन यहाँ भुज दिया हुआ है, भुज नहीं है, कच्छ तक। थल, जल और वायु तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास हुआ 13 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, है ना, आयोजित किया गया। शुरुआत कहाँ से हुई? पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर से हुई और कच्छ गुजरात तक ये चला था। क्या नाम दिया इसको? नाम दिया त्रिशूल। फिर इंदर 2025 क्या है? इंदर 2025 भारत और रूस के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर, वहां पर आतंकवाद विरोधी जो गतिविधियां भारत और रूस की सेनाओं के बीच में वो आयोजित हुआ था। ठीक है ना। कहाँ पर आयोजित हुआ था? इंदर 2025 महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, वो है नगरीय निकायों द्वारा संचालित राजस्थान की पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? नगरीय निकायों द्वारा संचालित राजस्थान की पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहली ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने जयपुर में। जयपुर जो ग्रेटर नगर निगम जयपुर है उसके द्वारा ये संचालित की जा रही पहली ई लाइब्रेरी है। कहाँ पर? राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में। क्या नाम दिया? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे दिया गया। इसके नाम पे? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे इस लाइब्रेरी को नाम दिया गया, ई लाइब्रेरी को। ठीक है ना। क्या अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसका लास्ट अपन सॉल्यूशन देख लेते हैं। 17 अक्टूबर को जयपुर ग्रेटर निगम द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय के सामने स्वामी विवेकानंद ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। नगरीय निकाय द्वारा संचालित पहली ई लाइब्रेरी ये थी। देखो अपन ने टोटल 4 क्लासों में राजस्थान के 145 क्वेश्चन कर लिए, है ना। अक्टूबर करंट अफेयर्स के राजस्थान के 145 क्वेश्चन कर लिए।
लगभग लगभग प्रत्येक छोटी मोटी जितनी भी थी सूजस और जो भी जितने भी करंट अफेयर्स है उसको इसमें शामिल कर लिया। इससे बाहर तो कुछ जाने से चला जाए वो आपकी किस्मत है ना। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। और ये तो होगा अक्टूबर का करंट। अपन इसके बाद में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी लेंगे और उसके बाद में क्या लेंगे अपन साइंस टेक्नोलॉजी और जो इकोनॉमी वाला और खेल स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट है उसको सेपरेट रूप से ले लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, नमस्कार।